हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री में। चैप्टर हम लोगों का दिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, आज जो उसमें टॉपिक रहेगा थर्ड टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। ठीक है, मतलब कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्प्रेड हुआ। ठीक है, मतलब कॉलोनीज यानी कि ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है, किसी कंट्री के अंडर में जो कंट्रियाँ थीं वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया, इस चीज़ को आज हमें इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो लेट अस नाउ मूव टू इंडिया, सी हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइज। तो मैंने अभी तक आपको ब्रिटेन घुमाया, लंदन घुमाया, अपन आ जाते हैं वापस से अपने इंडिया पर। ठीक है, लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइज। तो हम इंडिया पे आते हैं कि आखिर इंडिया से समझ में आएगा कि आखिर कॉलोनी कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुई, जैसे कंट्रियाँ कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुई, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। उसके लिए अपन ने ब्रिटिश का एग्जाम्पल पढ़ाया। तो ब्रिटिश के अंडर में किसी दूसरी कंट्री के अंडर में जो कंट्रियाँ थीं वो कैसे कॉलोनाइज हुई, इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग इंडिया पहुँचेंगे, इंडिया की स्टोरी से समझेंगे कि कैसे कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइज हुई। Once again we will look not only at factory industry but also at non-mechanized sector. Once again we will not look at only industries but also at the non-mechanized sector. ठीक है, तो एक बार फिर से न केवल हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज के फैक्ट्री इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, केवल फैक्ट्री इंडस्ट्री की नहीं, बट ऑल्सो एट द नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर, इवन उन सेक्टर के बारे में भी जो नॉन मैकेनाइज्ड है, मतलब वो सेक्टर जो कि बिना मशीन्स के चलते हैं, बिना मशीनों से होने वाला प्रोडक्शन होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वी विल लिमिट अवर डिस्कशन प्राइमरली टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन हम अपना डिस्कशन मेनली कैसे फोकस करेंगे, मेनली फोकस करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। 3.1 द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, silk and cotton goods from India dominated the international market in textile. Before the age of machine industry, मशीन इंडस्ट्री के टाइम से पहले, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। ठीक है, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री के इससे पहले सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। समझिएगा, ये बड़ी बारीकी है चीज़ है जो कि अपने इंडिया को ग्लोरीफाई कर रही है कि आखिर इंडिया किस मामले में बहुत बेटर था। तो मशीन इंडस्ट्री से पहले जो सिल्क और कॉटन गुड्स थे, यानी कि सिल्क के जो बने हुए सामान और जो कॉटन के बने हुए जो गुड्स कपड़े थे फ्रॉम इंडिया के, डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल के इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट किया हुआ था। कॉर्सर कॉटन्स वर प्रोड्यूस इन मैनी इंडस्ट्री। कॉर्सर यानी कि लो क्वालिटी का कॉटन, ठीक है, कॉर्सर कॉटन्स वर प्रोड्यूस इन मैनी इंडस्ट्री बट द फाइनर वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। लेकिन केवल फाइनर वेराइटी कहाँ से आ रही थी, केवल इंडिया से। अर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट, अर्मेनिया और पर्शिया के जो मर्चेंट थे, टुक द गुड फ्रॉम पंजाब टू, ठीक है, वो पंजाब से गुड्स कहाँ के पहुँचाते थे, अफगानिस्तान, सेंट्रल पर्शिया और सेंट्रल एशिया। Bales of fine textile were carried on camelback via the northwest frontier. Bales of fine textile, ठीक है, bales of the fine textile का मतलब क्या है, a bundle of textile। ठीक है, तो bales of fine textile were carried on camelback। ठीक है, तो वेल्स मतलब बंडल, किसका बंडल, फाइन टेक्सटाइल, जो अच्छी वैरायटी का अपने यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो बंडल्स है। तो वेल्स ऑफ द फाइन टेक्सटाइल वर कैरीड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से होते हुए जो माउंटेन पासेस यानी कि दो पहाड़ों के बीच के जो रास्ते हैं, माउंटेन पासेस के थ्रू और डेजर्ट के थ्रू पहुँचते थे। अब वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट, वाइब्रेंट सी ट्रेड। ठीक है, वाइब्रेंट सी ट्रेड का मतलब ऐसा ट्रेड जो काफ़ी ग्लोरीफाइड था, काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी यूनिक था। अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स, सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट, मछलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट। A vibrant sea trade operated through the main pre-colonial ports. A vibrant sea port, ठीक है, vibrant जो मैंने बताया काफ़ी ग्लोरीफाइड जो सी ट्रेड था, ऑपरेट थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट। जनरली कहाँ से होता था,
ये जो सी ट्रेड हो रहा था बाई जो इंडिया का ट्रेड था वो प्री कॉलोनियल पोर्ट यानी कि जो कॉलोनी से पहले वाले जो पोर्ट थे वहाँ से हो रहा था, जैसे कि गुजरात कोस्ट में सूरत से, ठीक है। सूरत क्या कर रहा था, गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ से कनेक्ट हो रहा था। रेड सी पोर्ट्स मछलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट में मछलीपट्टनम एंड हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट, और बंगाल में हुगली हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट। तो इन सब का साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से ये कंट्रियाँ कनेक्टेड थी, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, ये बात समझ में आ गई ना, जो प्री कॉलोनियल पोर्ट थे, ठीक है, मतलब कॉलोनियल टाइम से जो पहले के पोर्ट थे उसमें गुजरात कोस्ट से गल्फ कंट्री, रेड सी पोर्ट कंट्री थी मछलीपट्टनम से, जो कोरोमंडल कोस्ट मछलीपट्टनम है, हुगली बंगाल में, ये ऐसी थी जो कि साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से कंट्रियों को मतलब या फिर दूसरी कंट्रियों को इंडिया से कनेक्ट कर रही थी। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स यानी कि बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स यानी कि जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि सेल करने के इस ट्रेड में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को फाइनेंस कर रहे थे। कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर, गुड्स को कैरी करना और एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे थे। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन, जो सप्लाई मर्चेंट्स थे लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन, ठीक है, पोर्ट टाउन से इंडियन इनलैंड रीजन को कनेक्ट कर रहे थे। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन। क्लियर है, एक बार फिर से समझिए। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट, जो इंडियन मर्चेंट्स हैं वो जो बैंकर सिंपल इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड के नेटवर्क में बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे, प्रोडक्शन को फाइनेंस कर रहे थे। तो जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन को फाइनेंस कर रहे थे, गुड्स को कैरी कर रहे थे, गुड्स को एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे थे। एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे, जिसको सेल करना है उसको सप्लाई करने में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट टाउन टू इनलैंड रीजन, जो सप्लाई मर्चेंट्स थे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का काम करते थे। लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन, पोर्ट में जो सामान आया उसको अंदर तक पहुंचाने का काम कौन करता था, सप्लाई मर्चेंट, यानी कि सप्लाई पोर्ट से जो इनलैंड रीजन से उन मतलब कंट्री के अंदर के रीजन है उनको सप्लाई करने उन तक सामान पहुंचाने का काम सप्लाई मर्चेंट्स करते थे। दे गेव एडवांसेस टू वीवर्स, ये सप्लाई मर्चेंट्स करते क्या थे, प्रोडक्शन करने के लिए वीवर्स को एडवांस प्रोवाइड करते थे। प्रोक्योर द वोवन क्लॉथ, प्रोक्योर मतलब ऑब्टेन करना, परचेज करना, जो वोवन क्लॉथ है उसको परचेज करते थे या फिर ऑब्टेन करते थे फ्रॉम वीविंग विलेज एंड कैरीड द सप्लाई टू द पोर्ट, और उसको ऑब्टेन किया, वीवर से लिया वीविंग विलेज में और कहाँ पहुँचा दिया, उनको पोर्ट में पहुँचा दिया। एट द पोर्ट, और पोर्ट में क्या था, बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोकर्स, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके जो ब्रोकर्स होते थे, ठीक है, हु नेगोशिएट द प्राइस को लेके मूल भाव होता था, ठीक है, मतलब कोई अब वहाँ पे हम अपना सामान ले गए, 10 लोग खड़े हुए हैं, सब लोग बोली लगा रहे हैं कि हम इतने में खरीदेंगे, हम इतने में खरीदेंगे, हम बेचेंगे किसको, जो सबसे ज़्यादा रुपए हमें पर देगा, ठीक है। तो हु नेगोशिएट द प्राइस एंड बॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड, तो पोर्ट में जो बिग शिपर्स या जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे उनके वो नेगोशिएट करते थे प्राइस को लेकर के और गुड्स को खरीद करके इनलैंड पहुंचाते थे, ठीक है, अंदर वाले एरिया में। बाय द 1750 में दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन, तो इंडिया जिस तरीके से इसका पूरे नेटवर्क को, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था, अब उसका कंट्रोल ख़त्म होने लगता है। इंडियन मर्चेंट्स का जो कंट्रोल था इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे वो ब्रेक होने लगता है। द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर, जो यूरोपियन कंपनी थी वो पावर गेन करती हैं। फर्स्ट सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स यानी कि जो लोकल किंग्स वगैरह थे उनसे वो लोग कुछ कंसेशन, इस बिजनेस करने में कुछ कंसेशन, कुछ फ्रीडम देते हैं। देन द मोनोपोली राइट्स ऑफ ट्रेड, और कुछ मोनोपोली राइट्स यानी कि एकाधिकार, केवल खुद के बिजनेस करने का राइट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे अलावा इस बिजनेस में कोई इन्वॉल्व ना हो पाए। दिस रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट, ये इसका रीजन क्या होता है, जो ओल्ड पोर्ट थे सूरत एंड हुगली,
थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेट, तो वो पोर्ट जो कि लोकल मर्चेंट्स के द्वारा ऑपरेट हो रहे थे उनका जो मोनोपोलॉजी था डिक्लाइन होने लगता है या फिर वहाँ पर ट्रेड डिक्लाइन होने लगता है। एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली, इन पोर्ट से, हुगली से, मछलीपट्टनम से, सूरत जो पुराने पोर्ट थे, इनसे होने वाला एक्सपोर्ट रैंडम डिक्लाइन हो जाता है। एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस पोर्ट फेल ड्रामेटिकली, द क्रेडिट दैट फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगेन ड्राइंग अप, जो क्रेडिट, जो लोन इसमें, जो पैसा इसमें लगा हुआ था, जो फाइनेंस कर रहे थे, द अर्लियर ट्रेड बिगेन ड्राइंग अप, इस पे पैसा लगाने वाले जो पैसा था वो ख़त्म हो जाता है। मतलब इस ट्रेड में इन्वॉल्व लोग जो थे इन पोर्ट में, उनका जो क्रेडिट है वो ड्राइंग अप हो जाता है। एंड लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकरप्ट, जो लोकल बैंकर्स जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, पैसा मतलब उनके पास पैसा नहीं बचता है। इन द लास्ट ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी के लास्ट में द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास थ्रू सूरत दैट हैड बीन 16 मिलियन बाय द 1740 इट हैड स्लम टू ₹3 मिलियन। तो इन पोर्ट से जो 16 मिलियन का ट्रेड हो रहा था, ठीक है, कुछ ही सालों में क्या हो जाता है 3 मिलियन का पोर्ट होने लगा। तो क्या इंडिया का टेक्सटाइल एकदम से उसका इतना वैल्यू डिक्लाइन हो गया कि इतना कम ट्रेड होने लगा, 16 मिलियन से कितने का, 3 मिलियन का। तो क्या हुआ था एक्चुअल में, ट्रेड डिक्लाइन हुआ था इंडिया से या फिर ट्रेड किसी और जगह से होने लगा था। तो वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड, तो होता क्या है, सूरत एंड हुगली डिकेड, जब सूरत और हुगली डिक्लाइन होते हैं, बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू, तो बॉम्बे और कलकत्ता जो एरिया थे इंडिया के वो ग्रो करते हैं, यानी कि टेक्सटाइल का प्रोडक्शन इंडिया से अभी भी हो रहा था, इंडिया के टेक्सटाइल का वैल्यू अभी भी पर्याप्त थी। और दिक्कत क्या थी, बस दिक्कत ये थी कि अभी जो ट्रेड हो रहा था वो इंडिया के कंट्रोल में रहने वाले सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली से हो रहा था, अब ब्रिटिश के अंडर में रहने वाले बॉम्बे और कलकत्ता से होने लगा। दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू द न्यू वंस, तो ये जो शिफ्ट हुआ ट्रेड का, जो अलग जगह से जो प्रोडक्शन से जो मार्केट कंट्रोल होने लगा, तो शिफ्ट जो था ओल्ड पोर्ट से न्यू का, वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर, एक कॉलोनियल पावर की ग्रोथ का इंडिकेटर था। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल बाय यूरोपियन कंपनी, ट्रेड फ्रॉम द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल बाय यूरोपियन कंपनी, जो ट्रेड था न्यू कंपनी से, ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट केम टू बी कंट्रोल बाय यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन कंपनी से होने वाला ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल बाय यूरोपियन कंपनी एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स। अब ट्रेड जो न्यू पोर्ट जो ब्रिटिश ने ग्रो किए थे वहाँ से हो रहा था, और ट्रेड कंट्रोल कौन कर रहा था, यूरोपियन कंपनी कंट्रोल कर रही थी। एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप, और कहाँ से शिपिंग हो रही थी, यूरोपियन शिप से। वाइल मैनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउस कोलैप्स, ठीक है, तो बहुत सारे जो पुराने ट्रेडिंग हाउस थे वो कोलैप्स कर गए। दोज दैट वांटेड टू सर्वाइव had to now operate with a network saved by European trading companies, while many of the old trading house collapse, तो बहुत सारे जो ओल्ड ट्रेडिंग हाउस हैं वो कोलैप्स कर गए। दोज दैट वांटेड टू सर्वाइव, जो सर्वाइव करना चाह रहे थे, वांटेड टू सर्वाइव हैड टू नाउ ऑपरेटेड विद अ नेटवर्क सेव्ड बाय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। दो डेट वांटेड टू सर्वाइव, जो सर्वाइव करना चाह रहे थे, हैड टू नाउ ऑपरेट विद नेटवर्क शेप बाय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, तो जो चाहते थे कि अभी भी हमारा काम चलता रहे, उनको क्या करना पड़ा, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा जो बिल्ड्स नेटवर्क है उसी में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया का टेक्सटाइल का ट्रेड डिक्लाइन नहीं हुआ था, डिक्लाइन क्या हुआ था, इंडिया के कंट्रोल में रहने वाले पोर्ट से ट्रेड डिक्लाइन हुआ था। अब एक इमेज फिगर 13 जो दिख रही है, द इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत 17th सेंचुरी ड्राइंग, किस तरीके से ब्रिटिश फैक्ट्री लगी और ब्रिटिश से जो गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा, इस चीज़ को उसमें शो किया गया है। तो जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था 3.1 दी एज ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, तो इसमें ही दिया गया कि इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड कितना था, किस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड सेम बना रहा, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो इंडिया के कंट्रोल में जो ट्रेड था उसको ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा 3.2 व्हाट हैपेंड टू बीवर्स, बीबर का सिचुएशन क्या होता है ब्रिटिश के अंडर में ट्रेड आने के बाद से, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा, जो डाउट उसको क्लियर करिएगा। थैंक यू सो मच।